अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ अमित रैना साहब हैं जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हम उनको अक्सर टीवी चैनल्स पे और कई जगह देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। आप क्या देख रहे हैं ईरान में जो कुछ इस वक्त चल रहा है और उसके साथ उसमें भारत का क्या रोल हो सकता है? क्या भारत जो है वो आगे बढ़कर ईरान को सपोर्ट करेगा या फिर एक इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू या कह लें इस तरह का एक अपना रखेगा ओपिनियन जिसमें कि अमेरिका को भी एडजस्ट किया जा सके? नहीं, देखिए, ईरान में जो अभी हो रहा है वो तो बेसिकली एक थियोलॉजिकल स्टेट के खिलाफ लोगों का विद्रोह है, एक रिबेलियन अगेंस्ट थियोलॉजिकल स्टेट जो ईरान रहा है। और ईरान में ये पहली बार तो हुआ नहीं है। इस बार जो स्केल ऑफ प्रोटेस्ट है वो मच हायर। जहां तक भारत की बात है, देखिए, ईरान एक बड़ा ही क्रिटिकल फ्रेंड रहा है हिंदुस्तान का, भारत का, और आज से नहीं है। सिविलाइजेशनल कनेक्ट हजारों साल पुरानी है और मॉडर्न टाइम्स में भी हमारे लिए ईरान से अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं, चाहे वो 79 से पहले के हो या 79 के बाद के भी रहे हो, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहे। और ईरान में जो अभी हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो तकरीबन तकरीबन एक लार्ज पॉपुलेशन है, तकरीबन 1 करोड़ की 80 लाख इंडियंस की, एक्सपैट्स की, जो इसमें मिडिल ईस्ट, उस पे भी आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया कुछ ऐसा स्टैंड लेगी जो रिजीम के भी अगेंस्ट हो, या ऐसा स्टैंड लेगी जो लोगों के अगेंस्ट भी होगा। आई थिंक जो भी होगा डिप्लोमेटिक लेवल में होगा और दबी जबान से होगा, दबे होठों से होगा। जहां तक बात है कि क्या एज अ नेशन, मैं यहाँ सेपरेट कर रहा हूँ स्टेट को, सरकार को, और नेशन को। एज अ नेशन, जो हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जो विश्वास रखते हैं इंडिविजुअल लिबर्टीज में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, क्या एज अ नेशन हमें सपोर्ट करना चाहिए ईरान के लोगों का? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम भी वही हक चाहते हैं उनके लिए जो हम एंजॉय कर रहे हैं, और सारे विश्व के लिए वही चाहते हैं। बट ऑन अ गवर्नमेंट फ्रंट मुझे लगता है जो भी डिप्लोमेटिक डिस्कशंस होंगे वो एक दबे जबान में होंगे। दूसरा जो इशू आता है ईरान को लेकर, वो इशू आता है अमेरिका, क्योंकि आपने अमेरिका का जिक्र किया, क्योंकि अमेरिका का जो आया है कि 25% की टैरिफ हम इम्पोज करेंगे उन नेशंस पे जो ईरान के साथ डील करते हैं, और हम भी डील करते हैं। बट मुझे जहां तक लगता है वो लार्जली हम पे इम्पोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो 1.2 बिलियन यूएसडी का ट्रेड है ईरान के साथ, वो लार्जली उन गुड्स को लेकर है जिन्हें हम ह्यूमैनिटेरियन एड की बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं, चाहे वो फूड आइटम्स हो या फार्मास्यूटिकल मेडिसिन हो। तो क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन उस दायरे में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो टैरिफ के दायरे में आएंगे। तो यही है ईरान का एज ऑफ नाउ। हालांकि ईरान में शिया पॉपुलेशन में, हिंदुस्तान में यहाँ पे भी शिया पॉपुलेशन का काफी है नंबर्स। वहां पे उन्होंने खमनैनी के फेवर में, ईरानी रिजीम के फेवर में जुलूस निकाले हैं, बट वो उनकी इच्छा। लेकिन सर जो टैरिफ की बात की गई है कि 25% टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा, जो कंट्रीज भी जो है वो ईरान के साथ होंगी, तो आपको लगता है इससे वो जो कंट्रीज जिनके ऊपर ये टैरिफ की बात की गई है वो रुक जाएंगी क्या ईरान को सपोर्ट करने से? इसलिए कि इस वक्त तो ज्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं, चाहे वो गल्फ की हो या कहीं की भी, वो ईरान को सपोर्ट कर रही हैं। नहीं नहीं, देखिए, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ईरान का जो इसमें है, इस समय है, वो चाइना है। और फिर यूएई है। चाइना को कोई फर्क पड़ नहीं रहा यूएस के टैरिफ से, और अभी तक बिल क्लिंटन की हिम्मत नहीं हुई है कि जो उन्होंने टैरिफ्स हिंदुस्तान पे लगाए उतनी ही पेनल्टीज वो चाइना पे लगा सके, क्योंकि उनका नुकसान शायद चाइना से ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना को फर्क पड़ने वाला है कि यूएस क्या टैरिफ्स लगाने वाला है। और यूएई एक बड़ा ही फ्रेंडली नेशन है, प्रो यूएस है। तो मुझे नहीं लगता कि वो, और इसलिए आप देखेंगे कि अभी उस टैरिफ को लेकर ज्यादा बात भी नहीं कर रहे बिल क्लिंटन। जहां तक भारत की बात है, मैंने फिर कहा कि जो हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट हमारा ईरान के साथ है, वो लार्जली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में क्लासिफाई होता है। अनाज है और दवाइयां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान भी उसमें क्लासिफाई होगा, और जो देश क्लासिफाई होने चाहिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूएस क्या टैरिफ लगाता है।
लेकिन सर ईरान इस मुश्किल में से निकल पाएगा या आपको लग रहा है कि कुछ दिन के ये प्रोटेस्ट हैं और उसके बाद फिर वहीं पे बात चली जाएगी जहां से शुरू हुई थी? क्या इतना आसान है इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है या जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं ईरान को, क्या उनको हटा देना, उनको चेंज कर देना सिर्फ इन प्रोटेस्ट से हो पाएगा? अभी तक 12 से 13 हजार लोगों की जानें भी जबकि जा चुकी हैं। देखिए, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट लेवल ऑफ प्रोटेस्ट क्या चल रहे हैं ईरान में। जो भी खबर आ रही है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि इंटरनेट बंद है, मीडिया रिपोर्टिंग बंद है, 12,000 लोग जान गंवा चुके हैं। तो एक बात तो बड़ा ही सीरियस थी कि इस बार जो हो रहा है वो बड़ा सीरियस है। अब ये समस्या सरकार, आपने जो सवाल पूछा कि क्या ईरान इस समस्या से उभर पाएगा कि नहीं पाएगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उभर पाए और लोगों के हक में उभर पाए, क्योंकि एक थियोलॉजिकल स्टेट, एक थ्योरोक्रेटिक स्टेट का एग्जिस्टेंस अपने आप में लोगों के लिए अजाब होता है। और उम्मीद करता हूं कि जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था, उसी तरह से ईरान स्प्रिंग होगा और लोगों को उस अजाब से निजात मिलेगी। अब कितना सक्सेसफुल होता है, कितना सक्सेसफुल नहीं होता है, कहना मुश्किल है। मगर जब एक बार लोग झटकर आगे बढ़ते हैं, तो हमने ईस्टर्न यूरोप को भी कोलैप्स होते हुए देखा है, हमने अरब स्प्रिंग भी देखा है, और हमने यूएसएसआर को गिरते देखा है। तो हजूम के सामने फिर बहुत कुछ गिर जाता है। और जिस हिसाब से, अभी मुझे करंट नहीं पता, बट जिस हिसाब से मैं उनके प्रेसिडेंट्स के स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे वो एंटी रिजीम और प्रो पीपल भी दिख रहे थे। तो अब सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, थोड़ा कहना मुश्किल है। मगर मुझे लगता है कि इस समय आ गया है कि विश्व को भी प्रेशर डालना चाहिए ईरानी रिजीम पे कि एक जेन्युइन डेमोक्रेसी वहां आए और लोग जैसे सारी दुनिया जीती है, वैसे ईरान के लोग भी जिए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर कुछ इसी किस्म की कह लीजिए सिचुएशन जो है वो अफगानिस्तान की भी हम देखते हैं कि जिस तरह से वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट है और वहां पर भी खास तौर पे स्पेशली फीमेल्स को वो ना बात करने देते हैं ना काम करने देते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपको लगता है अफगानिस्तान में भी हो सकता है? नहीं, अफगानिस्तान में नहीं हो सकता। आगे अफगानिस्तान की हिस्टोरिकल हिस्ट्री ही काफी अलग रही है। एक तो डिसयूनिटी बिटवीन ट्राइब्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में, प्लस सेक्टेरिज्म है अफगानिस्तान में। और उनकी लड़ाई कभी सिविलाइजेशनल नहीं रही है। उनकी लड़ाई हमेशा एक पावर सेंटर को लेकर रही है कि चलिए ये भी मान लेते हैं कि अफगान पावर सेंटर ही रहे, बट वो पावर सेंटर को लेकर रही है। ईरान, आप देखिए, पूरे खित्ते में इस्लाम के आने के बाद भी अगर किसी ने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखी, वो एक ईरान था, जिसने अपनी लैंग्वेज मेंटेन रखी, जिसने अपने कल्चरल टाइज मेंटेन रखे, जिसने अपना कल्चरल हेरिटेज मेंटेन रखा। तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन हिस्ट्री है ईरान की। और जो हजारों साल से रही है, और पिछले 15 साल के होने में, इस्लाम के इतनी प्रिडोमिनेंटली होने के बावजूद भी वो जेन्युइनली अरब नहीं कहलाया जा सकता। वो आज भी पर्शिया या ईरानी कहलाया जाता है। तो उन्होंने वो अपनी आइडेंटिटीज मेंटेन रखी हैं। और हम सब जानते हैं कि एक लिबरल स्टेट रहा है ईरान, 79 से पहले लिबरल रहा है, उससे जब इस्लाम पीक पे था तब भी एक लिबरल स्टेट रहा है। तो ये पिछले 40 साल का जो है थियोलॉजिकल स्टेट, मुझे लगता है उसके खिलाफ लोगों का काफी ये हो चुका। और हम देख रहे हैं, अगर 12,000 लोगों ने जान गंवाई है, तो यानी एक मास स्केल की अपराइजिंग है। और उम्मीद करूंगा और दुआ करूंगा कि अपराइजिंग सक्सेसफुल हो। बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान की, सर एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है। वैसे तो खैर हमें आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी पता लगा कि वो स्टेटमेंट नहीं थी जो आपके आर्मी चीफ ने दी थी, वो एक प्रेस ब्रीफिंग में या कहीं पे थे जहाँ पे उनसे सवाल किया गया था। आपको क्या लग रहा है सर के कुछ हालात बेहतर होंगे या आपको लगता है एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्लैशेस होने जा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो पक्का है कि ऑपरेशन 2 एक प्रोबेबिलिटी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इनएविटेबल है। अब उसका समय क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका ये डिटरमाइन आपकी फौज करती है, पाकिस्तान की फौज डिटरमाइन करती है कि ऑपरेशन 2.0 कब होगा। क्योंकि हम क्लियर हैं कि अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था कि हमने डिसाइड किया कि हम अब, हालांकि हमने उरी के बाद भी ये किया, हमने ये पुलवामा के बाद भी किया, बट जिस हिसाब से हमने लार्ज स्केल तीनों
आर्मीज की, तीनों डिफेंस सर्विसेज की मूवमेंट करी, तीनों को यूटिलाइज करके डी पाकिस्तान में हमने जो टेररिस्ट नेटवर्क है उन पर अटैक किया। तो एक डिटरमाइंड मूव था, एक मैसेज था कि हम इसको टॉलरेट नहीं करने वाले। ऑपरेशन सिंदूर हम अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उसी दायरे में देखते हैं जो दायरा आज हमें दिखाया जाता है, वो है वॉरफेयर का। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा बड़ा नुकसान, हालांकि पाकिस्तान में एडमिट करूंगा कि नैरेटिव वॉर में जो वॉर हुआ है उसमें पाकिस्तान डिड मच बेटर देन इंडिया, हालांकि सच्चाई बिल्कुल ही डिफरेंट है। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ अब हर दिन उभर कर आ रहा है, बट उस समय के नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान डिड मच बेटर। बट पाकिस्तान को जो दूसरा खामियाजा भुगतना पड़ा है वो है वाटर ट्रीटीज का। जो 3 दरियाएं जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, उस पे जिस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेंस में डाल दिया है, हम डैम्स बनाने लगे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं डाइवर्शन करने के लिए। आज इमीडिएटली शायद उसका फर्क ना पड़े, बट अगले 10 साल में उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे दिखेगा। तो ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब लिमिटेड सिर्फ डिफेंस सर्विसेज पे नहीं रहा है। ये वॉरफेयर अब वाटर की हो गई है, ये वॉरफेयर अब सोशल मीडिया की हो गई, ये वॉरफेयर अब नैरेटिव की हो गई है, और ये वॉरफेयर अब वेब वर्ल्ड की हो गई है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट की हो गई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सिंदूर 1.0 हुआ तो पाकिस्तान ने निरंतर कोशिश करी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को डिस्टर्ब करने की। मल्टीपल साइबर अटैक्स हुए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, मल्टीपल साइबर अटैक हुए हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे, वो अनसक्सेसफुल हुए। मगर प्रयास किया गया, और यही प्रयास अब शायद ऑपरेशन 2.0 में भारत भी करेगा। और हमें पता है कि हमारी आईटी कैपेबिलिटीज आर मच बेटर देन पाकिस्तान। तो ये अब इनएविटेबल हो गया, अनलेस पाकिस्तान आर्मी डिसाइड्स कि इनफ इज इनफ, ये कश्मीर का नैरेटिव, ये जिहाद का नैरेटिव हमें बंद करना पड़ेगा। चाइना का भी ये सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो शायद बंद ना हो। तो मेरे हिसाब से तो ऑपरेशन 2.0 इनएविटेबल है। कब होगा ये पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करेगी, उनकी हरकतें डिसाइड करेंगी। भारत सर होना तो नहीं चाहिए, मेरे ख्याल है दोनों कंट्रीज का आपस में रिलेशन जो है वो बेहतर होने चाहिए। जाहिर है उससे नुकसान तो दोनों का होता है, कोई जीते या हारे, लेकिन डैमेजेस तो सर दोनों तरफ ही होते हैं। तो आपको लगता नहीं कि कोई रास्ता निकल सकता है जिससे कि ये जो मजीद एक दूसरे के खिलाफ हम बातें कर रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ एक्शन की बातें की जा रही हैं, उसको रोका जा सके? देखिए मैम, लेट 70s के बाद से और भुट्टो के समय से, और उसके बाद जिया डॉक्ट्रिन के बाद हिंदुस्तान ने मल्टीपल टेरर अटैक्स देखे हैं। तकरीबन 1 लाख लोग जाने गंवा चुके हैं। मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर में ही अलोन 30,000 कश्मीरी अपनी जाने गंवा चुके हैं। मल्टीपल सैकड़ों की तादाद में अटैक हुए हैं, और पाकिस्तान ने को रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इनमें कोई कमी नहीं आई है। बीच में थोड़ा स्लो हो जाता था, मुशर्रफ एक्नॉलेज भी करते हैं, फिर वापस उसी में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है एक देश का संयम होता है। हम भी जानते हैं कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन और इज नॉट द राइट वे। सोल्यूशन हो सकता है बट इज नॉट द राइट वे, क्योंकि नुकसान हमारा भी होता है, नुकसान दूसरे देश का भी होता है। मगर हर देश की एक, मुझे लगता है कि पेशेंस की एक सीमा होती है, और वो पुलवामा के बाद भी टेस्ट करी गई, वो उरी के बाद भी टेस्ट करी गई, और पहलगाम के बाद भी टेस्ट करी गई, अब लाल किला में जो उसके बाद भी टेस्ट करी गई। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तो वो पेशेंस जवाब दे ही जाती है। और हालांकि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध नहीं कर सकते और हम अपने दुश्मनों को सबक नहीं सिखा सकते। नहीं सर, खैर ऐसी तो बात नहीं है। कोई भी मेरा ख्याल ये नहीं समझता कि दोनों कंट्रीज में से कोई भी के कोई युद्ध नहीं कर सकता या उसको कह लीजिए कि उसका रिस्पांस नहीं दे सकता। लेकिन सर बांग्लादेश के साथ भी जो है वो इस वक्त टेंशन चल रही है। आपको लगता है कि बांग्लादेश में अगर जैसे कहा जा रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, अगर इलेक्शन करवा दिए गए साल में, तो वहां पर कुछ अमन आ जाएगा? अब देखिए, ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये लार्जली इलेक्शंस वो होंगे जो रिग्ड होंगे या इंस्टीट्यूशन के फेवर में होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी बांग्लादेश में आने वाली है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे पड़ता है, क्योंकि बांग्लादेश 71 के बाद एक कांस्टेंट एलाई रहा है हिंदुस्तान का, और हमने बांग्लादेश को एज अ यंगर ब्रदर ही ट्रीट किया, और हम ही रिस्पॉन्सिबल भी थे उसको क्रिएट करने में। भारत के लिए एक टेस्टिंग समय है, बट ज्यादा टेस्टिंग समय बांग्लादेश के लोगों के लिए है। उस खित्ते में जिसकी हम बात करते थे, जिसके मैंने खुद पाकिस्तान के
जो इंटेलेक्चुअल से बात करते हुए देखा है, एग्जाम्पल देते हुए देखा है कि कैसे वो रिलीजन से बढ़कर आगे उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे, अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी जीडीपी पे, अपने जच्चा बच्चा की ग्रोथ पे फोकस किया है। और अगर आज वापस बांग्लादेश कट्टरपंथ में चला जाता है तो टेंशन बिल्कुल इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। बंगालीज हैव बीन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और उम्मीद करूंगा कि इलेक्शंस जेन्युइन हो और बांग्लादेश कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, बट यस टेंशन है। लेकिन सर जाहिर है कि उससे बॉर्डर क्योंकि साथ हैं तो फर्क तो पड़ता है पाकिस्तान के साथ, मगर बांग्लादेश के टर्म्स जो है वो गवर्नमेंट जैसे ही हटी है शेख हसीना की तो बेहतर हो गए। तो सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो शेख हसीना की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जो नई गवर्नमेंट आई है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ अपने टर्म्स को बेहतर बना रही है? देखिए, इसमें जियो पोलिटिकल इन्वॉल्व, इसमें चाइना चाइना एंगल इन्वॉल्व है, इसमें यूएस एंगल इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान एंगल इन्वॉल्व है। अब मैं वही, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही डिटरमाइन करेगा कि बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ कैसे हो। आई डोंट थिंक कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, बांग्लादेश के चाइना के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप हो। एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन को हक है अपने रिलेशनशिप्स डिसाइड करने का। हमारे लिए चिंता का विषय है कि उनके हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हो, और उसको लेकर मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार भी काम कर रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पे काम हो रहा है, बैक ट्रैक पे काम हो रहा है। तो वो काम होगा, और जैसे नई सरकार आएगी उसको अल्टीमेटली देखिए, बांग्लादेश आज नहीं तो कल उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी कंट्री है जो घिरी हुई है हिंदुस्तान से, जिसका बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ है, और उनकी डिपेंडेंस हम पे बहुत ज्यादा है। उनका पानी भी हमारे पास से जाता है, और हमने उनको एज ए यंगर ब्रदर ट्रीट किया। और ये श्रीलंका से एग्जांपल ले लीजिए, एक टाइम श्रीलंका भी ऑलमोस्ट एंटी इंडिया हो चुका था, चाइना की गोदी में जाके बैठ चुका था। एंड फिर जो चाइना में हुआ, फिर जो श्रीलंका में हुआ, उसने वापस हमें हेल्प किया रिलेशनशिप बिल्ड करने में। तो हम एक लॉन्ग ट्रस्टेड एलाई फ्रेंड है। पेशेंस हमारा वर्च्यू है, पेशेंस हमारी डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इतने सालों की पेशेंस हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं, बट पेशेंस हमारा वर्च्यू भी है। एंड आई थिंक वी विल बी बैक टू नॉर्मल रिलेशनशिप्स विद बांग्लादेश वंस द इलेक्शंस हैपन, इफ दे हैपन फ्री एंड फेयर। सर आप हर कंट्री के साथ रिलेशन सही करने को भारत तैयार नजर आता है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे और कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जो पहले कह लीजिए कि एंटी इंडिया थी, उनके साथ भी बातचीत भी होती है, उनके साथ मिलना जुलना भी है। और इसी तरीके से अफगानिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के साथ आपको लगता है कि क्यों ऐसी एक जिद जो है वो लगा के रखी गई है, या पाकिस्तान ने ऐसी जिद लगा के रखी है, आप जिसे भी कह लीजिए दोनों तरफ से, कि वो टर्म्स किसी तरीके से ठीक होने में नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, ये जिद पाकिस्तान की है, इसमें मैं हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं करूंगा। ये जिद पाकिस्तान की है, क्योंकि जब जब हिंदुस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तब तक उसके पीठ पे खच्चर भोंका गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, सर क्रीक के एग्रीमेंट के बाद अयूब खान वॉर शुरू कर देते हैं। उसके बाद जिया क्रिकेट डिप्लोमेसी करते हैं और पीछे खालिस्तान मूवमेंट शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ से मिलने वाजपेयी जाते हैं, एक राइट विंग का प्राइम मिनिस्टर, एक राइट विंग का प्राइम मिनिस्टर, हार्डकोर प्राइम मिनिस्टर जो आरएसएस का प्रचारक रहा है, वो जाके मिल के आता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बस में जाता है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पीछे से कारगिल हो जाता है। नरेंद्र मोदी जो हार्डकोर हिंदुत्व लाइन लेते हैं, एंटी पाकिस्तान लाइन लेते हैं, सब कुछ भुलाकर बिन बुलाए, कहूंगा मैं, बिन बुलाए दोस्ती का हाथ बढ़ाकर नवाज शरीफ के घर जाते हैं, बिरयानी खाकर आते हैं, अपने पॉलिटिकल रेपुटेशन को खतरे में डालते हैं, क्योंकि जब उनको वोट मिला था वो एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पे मिला था। अपने पॉलिटिकल रेपुटेशन को खतरे में डालकर हाथ बढ़ाते हैं, फिर उनके साथ धोखा हो जाता है। तो ये पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट कोशिश रही है, और हम बार बार कहते हैं कि आपका जो डीप स्टेट है उसकी एग्जिस्टेंस ही भारत है। अगर पाकिस्तान में भारत का डर खत्म कर देगा वो डीप स्टेट, तो उसकी एग्जिस्टेंस अपने आप में क्वेश्चन में आ जाती है। तो जब तक आपकी आर्मी को अपना वर्चस्व बना के रखना है, अपना दबदबा बना कर रखना है, तब तक वो भारत की डर का बोगी उसको बना के रखना है। कश्मीर और इंडिया हेट्रेड दो चीजें, पाकिस्तान की आर्मी जब तक पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करेगी, तब तक वो नहीं खत्म होने वाला, तब तक ये रिलेशनशिप्स नॉर्मल नहीं होने वाले।
लेकिन बहरहाल सर कुछ ना कुछ ऐसा नए साल में ज़रूर होना चाहिए जिससे कि हमें कोई अच्छा मैसेज मिले और या पाकिस्तान भी कोई अच्छा मैसेज दे सके, क्योंकि सालों हो गए सर, 80 इयर्स हो गए हम लोगों को इसी टेंशन में रहते हुए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया सर। मैं थैंक तो यू एक सो ही मच। बात कहूंगा आरजू जी, हुँ। आरजू जी मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे कहते हैं ईश्वर सद्बुद्धि दे। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, डीप स्टेट को सद्बुद्धि दे और एक नॉर्मल रिलेशनशिप्स बने और वो अंडरस्टैंड करे कि हमने पाकिस्तान का क्रिएशन 47 में एक्नॉलेज कर लिया था, हमें कोई इंटरेस्ट बिल्कुल। नहीं है उसको वापस लेने का। हमने को अगर लेना होता तो बांग्लादेश ले लेते वापस, हमने नहीं लिया वापस, हमने उसको एक्नॉलेज किया है। आप अपनी जिंदगी जिए, हमें अपनी जिंदगी जीने। बिल्कुल ऐसे ही सर, और यकीनन आपकी बात जो है वो सब जगह तक जाएगी और जानी चाहिए, और लोग आई होप के कुछ सोचने पे मजबूर हों कि दोनों तरफ के लोग अमन चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।